अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क भर में आम इंतखाबात के हवाले से कल एक बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने के हवाले से केस की कल समाअत करने का आज ऐलान कर दिया है। साथ ही ये भी वादे कर दिया है कि मुज़ाकरात करने का हुक्म अदालत ने नहीं दिया था, ये सियासी जमातों का अपना कदम था। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म बरकरार है, यह आज अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फुल कोर्ट बनाने, जस्टिस एजाजुल एहसन को बेंच से हटाने और सियासी जमातों को सुनने समेत हुकूमती इत्तेहाद की सारी दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। लेकिन अस्करी हुक्काम की ब्रीफिंग के बाद 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का मौका दिया और मामला मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। तीसरे दौर के बाद हुकूमत ने पेशरफ्त को मस्बत करार दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया और कल दरख्वास्त भी दायर कर दी कि अदालत 14 मई को ही पंजाब में इलेक्शन करवाए। ये दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। कल इस केस की दोबारा समाअत होगी और परसों इमरान खान ने चीफ जस्टिस के हक में 4 शहरों में रैलियां निकालने का ऐलान कर दिया है और लाहौर में रैली की क़यादत खुद करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बताया है कि कल हुकूमत भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा कराएगी। अब दिलचस्प बात यह है कि 27 अप्रैल को इस केस की आखिरी समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए थे कि मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। इसके बाद ना तो कोई समाअत हुई और ना ही कोई हुक्मनामा सामने आया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के बाद कल समाअत भी होगी और आज 27 अप्रैल का हुक्मनामा भी आ गया है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की कोई हिदायत नहीं की। सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात उनकी अपनी कोशिश है जिसे अदालत सराहती है। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म बरकरार है, यानी मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अदालत ने मुज़ाकराती अमल से मुकम्मल फासला इख्तियार कर लिया है और 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म बरकरार रखा है। अब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ही कल समाअत करेगा और इसी दौरान इमरान खान कौम से अपील कर रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस की हिमायत के लिए परसों यानी हफ्ते के दिन सड़कों पर निकले। सारे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ, 5:30 बजे परसों हफ्ते को 1 घंटे के लिए आपने निकलना है अपने चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए। अपने चीफ जस्टिस को बताना है कि सारी कौम उसके साथ खड़ी है। मैं फिर लाहौर में रैली लीड करूंगा, इस्लामाबाद में रैली होगी, पिंडी में रैली होगी और पेशावर में रैली होगी। हफ्ते को ही होंगी वो अपने चीफ जस्टिस को बताने के लिए कि कौम उसके साथ खड़ी है। यानी कल चीफ जस्टिस तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त सुनेंगे, परसों इमरान खान चीफ जस्टिस की हिमायत में रैलियां निकालेंगे और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील अली जफर का कहना है कि अगर अदालती हुक्म के बाद हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो पूरी काबीना तौहीन अदालत में नाअहल हो सकती है। इलेक्शन नहीं कराती हुकूमत तो फिर नेक्स्ट स्टेप तौहीन अदालत की होगी। तौहीन अदालत में फिर आपको पता है कि उसका रिजल्ट भी हो सकता है कि आप सज़ा होती है अगर वो तो नाअहल भी हो सकते हैं। पूरी की पूरी काबीना अगर नाअहल हो जाती है तो वो एक बड़ा एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं, एक सियासी क्राइसिस हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि 14 मई को सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शन हो, 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मुज़ाकरात के भी मुखालिफ थे। समाअत कल मुकर्रर हो गई है। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि मुज़ाकरात आप लोगों का अपना इनिशिएटिव था, अदालत का हुक्म नहीं था। साथ ही अदालत ने यह भी कह दिया है कि जो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म था वो बरकरार है। तो फिर तैयार हैं आप सब पूरी की पूरी काबीना तौहीन अदालत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, मैं नहीं समझता कि किसी स्टेज के ऊपर जो है अदालत की तौहीन हुई है या हमने सोचा है कि अदालत की तौहीन जो है खासा की जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मुझे आप इंप्रेशन अपना बता दें कि मुज़ाकरात किसके कहने पे। अब अगर उन्होंने लिख के अदालत ने बता दिया है तो की बात मान लेते हैं कि उन्होंने नहीं कहा था। लेकिन ये पिछले 3 अदवार जो हुए हैं या 3 राउंड जो हुए हैं इलेक्शन के, वो हमारे इनिशिएटिव पे कम से कम मुझे तो याद नहीं पड़ता है, मेरी याददाश्त जो है जवाब दे रही है कि हमने कोई इनिशिएटिव उस सिलसिले में लिया हो। और ये अब एक राइटिंग में बात आ गई है, इसलिए मैं उसको समाअत के दौरान नजर आया था, मगर ऑर्डर में अदालत ने ये लिखा था बाद में कि अटॉर्नी जनरल फारूक नाइक साहब ने भी कहा था कि हम मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा राब्ता भी हो गया है। अब मामला नहीं हल हुआ, तहरीक इंसाफ ने कह दिया कि आप 14 मई के ऑर्डर पर अमल कराएं। आज अदालत ने अपने 27 अप्रैल के ऑर्डर में लिख दिया है
कि जी वो हुक्म कायम है 14 मई वाला? नहीं, मैं पहले मुज़ाकरात वाली बात कर लेना कि ठीक है, आपने जो कहा फारूक नाइक साहब ने यही कहा, लेकिन आपने साथ ये भी कहा है कि जो गुफ्तगू अदालत में होती रही उसमें मुज़ाकरात की भी बात जो है अदालत की तरफ सामने आई। आज जब राइटिंग में उनका ऑर्डर आ गया तो ऑब्वियसली जो चीज़ जो है तहरीर में आ जाए वो ज़बानी से ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है, ऑथेंटिसिटी होती है, चलिए हम मान लेते हैं। लेकिन दूसरी 14 मई को जो है मैं आज भी मेंटेन करता हूँ कि जो हालात और वाक़यात हमारे वकला ने अदालत में पेश किए हैं या जो पार्लियामेंट में बात हुई है या जो भी काबीना ने जो कुछ कहा है, काबीना ने तो जो कुछ एक्ट किया है वो पार्लियामेंट के कहने पे एक्ट किया है, काबीना पाबंद है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सिचुएशन आज भी वही है जो मैं पिछली दफा आपसे सब, मगर मसला है कि जो 21 अरब रुपए जारी ना करने का फैसला और पार्लियामेंट कवर का मामला था उस अदालत ने मुस्तरद कर दिया था और अदालत ने कहा था कि इसके संगीन नताइज होंगे अगर आपने 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक नहीं जारी किए, जो कि आप लोगों ने नहीं जारी किए। अब अदालत के लिए वो हुक्म मौजूद है, अगर वो हुक्म मौजूद है 14 मई को इलेक्शन कराने का तो उसके जो स्टेप्स उन्होंने बताए थे वो भी सारे मौजूद है जो आप लोगों ने नहीं किए। देखिए, हमने एक कानूनी अदारा है, एक आईनी अदारा है जिसका नाम पार्लियामेंट है। उन्होंने जो रिजेक्शन की है आप बताएं, उसकी भी तो एक वैल्यू है, उसका भी वजन है। सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म जो है वो आंखों के ऊपर, लेकिन एक अदारा जिसके सामने सारा मामला गया और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसकी पाबंदी हम कर रहे हैं इस वक्त जो है उसकी बड़ा क्लैरिटी के साथ जो है, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा, जो मेरा ख्याल है कि 3 इस किस्म के जो ओकेजन्स के ऊपर ये सारी जो है राय सामने आई है। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी भी कोई, मुझे तो नहीं नजर आता कि 14 मई तो सब एक दफा दरमियान में अदालत ने, आपने कहा 14 मई को नहीं नजर आ रहा, बट अदालत ने दरमियान में 2 हफ्ते की गुंजाइश निकाली, 30 अप्रैल की जगह 14 मई हुआ। अगर 1-2 हफ्ते की और गुंजाइश निकालती है अदालत और फिर आपको हुक्म देती है, तब भी यही स्टेटस होगा कि नहीं जी ये नहीं हो सकता है, इस तरीके से नहीं होंगे इलेक्शन या फट जारी होंगे? देखिए, मुझे जो मुज़ाकरात का जो हालात जो मुझे मालूम है, मैं कुछ तफसील में नहीं गया कि क्या मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में जो है बड़ी वाज़े जो है बात जो है सामने आई और वो हमारे जो साथी जो पुराने साथी जो है वो आए थे मुज़ाकरात करने, वो मेरी इत्तला है कि वो बाय एंड लार्ज जो है उन्होंने हमारे मौक़िफ़ के साथ जो है ना वो एग्री किया, जो हमने बात की कि ये जो है इसकी डिसोल्यूशन की तारीख जो है तय कर लेते हैं और इलेक्शन जो है उनकी जिस तरह एक ही वक्त पे इलेक्शन करने की एक आईनी रिक्वायरमेंट भी है उस तरह कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया था कि हमारा जो लीडर है जिसका नाम इमरान खान है वो नहीं मानता। अदरवाइज जो बात यहाँ पे मुज़ाकरात में जो तय पाई है या डिस्कशन में हुई है वो सारी जो है ना उससे बाय एंड लार्ज जो है उनकी रजामंदी या उनकी रजा या उनका एग्रीमेंट जो था उसका इजहार उन्होंने किया। मैं आपको ये ऐसा, मगर उन्होंने कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी हमने दिखाई, उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया आकर। मगर आप लोग कम फ्लेक्सिबल थे, आप अगस्त की जगह बस 30 जुलाई तक आ गए, 15 दिन की गुंजाइश आप लोग निकाल पाए 2 हफ्ते की, वो ज़्यादा गुंजाइश निकाल रहे थे। वो कह रहे थे कि 14 मई को पंजाब के इलेक्शन हो, इससे बेहतर है आप अब असेंबलियाँ तहलील करें 14 मई से पहले, तो पंजाब के इलेक्शन भी 2 माह आगे चले जाएंगे और सारे मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे। तो जब अदालत को वो ये बताएंगे कि हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल थे, तो अदालत आपको कम फ्लेक्सिबल पाकर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दे, क्योंकि मुज़ाकरात को तो मुकम्मल डिसोन कर दिया अदालत ने कि जी हमारा तो था ही नहीं इनिशिएटिव, आप लोगों का अपना था ये। चलें जी, अब अदालत है और फिर अदालत उस्मा है, वो मैं अब उसको क्या कह सकता हूँ। ये बड़ी अदालत में ये मुज़ाकरात की 12 मैं फिर कहूँगा कि जो उन्होंने लिख के दिया है वो इट हैज़ प्रेसिडेंस ओवर व्हाट वाज सेड और व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द कोर्ट। वैसा फिर अपने मौक़िफ़ की कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं आप? अब जो भी नताइज होंगे उसके लिए तैयार है हुकूमत? उसमें कंटेम्प्ट हो सकती है, आप जैसे सीनियर रहनुमा समेत वज़ीर आज़म घर जा सकते हैं अगर प्रोसीडिंग शुरू हो गई, इस सब के लिए तैयार हैं आप? देखिए, हमने एक स्टैंड लिया है और हम समझते हैं कि अगर हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्रवाई करता है
तो एक आईनी और कानूनी हमने स्टैंड लिया हुआ है। तो हमने कोई आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई अदालत के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। हमने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं और वो इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट देती है हमें ये इख्तियारात। देखिए, मैं काबीना का भी मेंबर हूँ, साथ में पार्लियामेंट का भी मेंबर हूँ, इसलिए मुझे और मेरे बहुत से साथियों को ये दो पोजीशन जो है ना हम मेंटेन करते हैं। और पार्लियामेंट जब तकरीबन यकमुश्त होकर जब ये फैसला करती है कि इसको रिजेक्ट किया जाए, तो ये जो डिमांड है, तो ऑब्वियसली फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो तो एक किस्म की अलहदा तो आईनी अदारा जरूर है, लेकिन उसकी जो बर्थ प्लेस जो है एग्जीक्यूटिव की वो तो पार्लियामेंट ही है। मेरा ख्याल है कि कल का दिन भी गुजर लेने दें, परसों रैलीज भी हो लेने दें, तो एक क्लैरिटी जरूर आएगी। जिस तरफ चीजें जो है मूव कर रही हैं, क्लैरिटी जरूर आएगी। और मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो आईनी पोजीशन हमारी है वो प्रिवेल करेगी। और आप प्रिवेल इस तरह करेगी कि आप उस पर कायम रहेंगे, फिर अदालती अहकाम जो भी हो। जी 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 बिल्कुल। चाहे तौहीन अदालत की तरफ अदालत बढ़े, मगर आप अपनी पोजीशन पर कायम रहेंगे और आपको लगता है उसके बावजूद भी प्रिवेल करेंगे। आप चाहते हैं कि तौहीन अदालत जो है वो उसकी जो एक क्या लें, उसका खौफ या उसके खतरे में जो है हम वो चीज करें जो हमें अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है या इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं उसकी हुक्म अदूली करूं। आप बताएं क्या करें। मेरे नजदीक तो कोई हुक्म अदूली जो है अदालत की नहीं हो रही। उन्होंने एक दिया फैसला, वो फैसला जो है पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अरेंजमेंट है उससे गुजर के वो अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका है। मेरी राय मंतकी अंजाम तक पहुंचा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द रीजंस व्हिच वी हैव गिवन, द पार्लियामेंट हैज गिवन। वो सारे के सारे वैलिड रीजंस हैं। इसमें कोई रीजन जो है ऐसा नहीं है कि जो प्रिविलेज हो या कंट्रैक्ट किया गया हो या उसको बनाया गया हो। ये सारे के सारे, और उसमें ब्रीफिंग दी गई है, और ये ब्रीफिंग जो है जो दी गई है, उस ब्रीफिंग के दौरान जो गुफ्तगू हुई है वो भी क्योंकि मैं जो है महकमे का वजीर हूँ, वो सारी की मुझे मेरे इल्म में है कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू हुई है, क्या आपको बताया गया है, अदालत की तरफ से क्या कमेंट्स आए हैं, क्या रिस्पॉन्स आया है, वो सारे के सारा। लेकिन वो क्योंकि एक इन कैमरा थी गुफ्तगू, और वो इन कैमरा जो है वो वेस्ट पे अदालत की हुई थी कि ये इसको जो है चेंबर में रखा जाए, इसलिए मैं वो जो है क्या करें। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, हमारे साथ मौजूद थे। मगर हुकूमत के लिए सिर्फ कल का मसला नहीं है, हुकूमत के लिए एक और मसला है, और वो मुल्क की मईशत का है, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का है। क्योंकि एक ऐसे वक्त में जहाँ पाकिस्तान में महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा और तरक्की में रिकॉर्ड गिरावट सामने आ रही है, वहीं तमाम तर हुकूमती दावों और वादों के बावजूद IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हुआ है। क्योंकि खुद हुकूमत के ही मुतज़ाद बयानात और मुआहिदे से हटकर गैर एलानिया इक़दामात और ऐलानात की वजह से हुकूमत को हर मुआशी कदम उठाने से पहले IMF की मंजूरी और उनको यकीन दहानी करानी पड़ रही है। ये खदशात पैदा हो गए थे कि हुकूमत जाते जाते रिलीफ बजट देगी, IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी करेगी, और फिर इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत उसी सूरत हाल से दो चार होगी जिससे इस हुकूमत को होना पड़ा था। क्योंकि इमरान खान अपनी हुकूमत को जाता देखकर IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी कर गए थे और मुल्क की मईशत पर डिफ़ॉल्ट की तलवार लटका गए थे। मगर आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक IMF ने मुआशी और मालियाती पॉलिसीज़ की याददाश्त के मुसव्वदे में अब यह भी शामिल कर दिया है कि पाकिस्तान IMF की मंजूरी के बगैर कोई सब्सिडी नहीं देगा। इस यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान के IMF के साथ प्रोग्राम बहाली के दरमियान पेट्रोल पर क्रॉस सब्सिडी की सूरत में हायल रुकावट भी दूर हो गई है। हुकूमत की जानिब से मार्च में पेट्रोल पर क्रॉस सब्सिडी का ऐलान किया गया था, जिस पर IMF का एतराज़ सामने आया था कि पाकिस्तान ने इस सब्सिडी के ऐलान से पहले उनको एतमाद में नहीं लिया। लेकिन अब हुकूमत ने IMF की ये शर्त भी पूरी कर दी है, जबकि अप्रैल ही में पाकिस्तान ने IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की यकीन दहानी की शर्त भी पूरी कर दी थी। लेकिन इस सब के बावजूद IMF की जानिब से स्टाफ लेवल मुआहदे का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, जिसके बाद हुकूमत ने एक बार फिर IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमरीका को मुदाखलत और अपना असर वसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की है। मेहताब हैदरी की खबर के मुताबिक बुध को वजीर खजाना इसाक डार की अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई, जिसमें वजीर खजाना ने उन्हें मौजूदा IMF प्रोग्राम में होने वाली पेशरफ्त
और इस प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए अपनी कमिटमेंट का इजहार किया। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को प्रोग्राम बहाली के लिए IMF पर अपना असर रुख इस्तेमाल करने का भी कहा, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान और IMF के दरमियान एतमाद का फुकदान इस हद तक बढ़ चुका है कि IMF किसी सूरत पाकिस्तान की ज़बानी कमिटमेंट पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और अब खबर सामने आई है कि IMF मौजूदा प्रोग्राम की 1.1 अरब डॉलर्स की आखिरी किस्त जारी करने से पहले पाकिस्तान के अगले माली साल के बजट की भी तफसीलात मांग रहा है। रॉयटर्स में अरीबा शाहिद की खबर के मुताबिक IMF प्रोग्राम बहाली और आखिरी किस्त जारी करने से पहले आइंदा माली साल के बजट प्लान्स पर हुकूमत के साथ मुशावरत पर गौर कर रहा है। IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने रॉयटर्स को बताया कि IMF के तमाम प्रोग्राम्स में हुक्काम आखिरी रिव्यू के साथ अपना एक लेटर ऑफ इंटेंट जारी करते हैं, जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद उनके पॉलिसी इक़दामात की निशानदही करता है। खबर के मुताबिक IMF के 9वें और 10वें जायजे को यकजा करने के सवाल पर IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ ने रॉयटर्स को बताया कि अभी के प्लान के मुताबिक जायजे तरतीब बार किए जाएंगे। ये सारी की सारी सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब हैदर, नुमाइंदा द न्यूज़। मेहताब, बहुत शुक्रिया। मेहताब, क्या बाई चांस हुकूमत ये सोच रही है कि वो कोई रिलीफ बजट दे जाएं, IMF प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी कर जाएं, या बड़े संजीदगी से IMF प्रोग्राम की पासदारी करते हुए बजट देने और IMF को एतमाद में लेकर आगे बढ़ने का सोच रही है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर इस टाइम 9वां जायज़ा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ और IMF का जो प्रोग्राम है वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है। तो अभी तो हुकूमत के जहन में यही है कि 9वें जायज़े को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, चूँकि अगर 10 से 15 दिन में ये जायज़ा कंप्लीट नहीं होता तो ये सारे का सारा प्रोग्राम का जो पूरा मैकेनिज़्म है ये किसी तौर पे भी नहीं होगा और प्रोग्राम फिर एक फेल्योर की तरफ जो है वो जा सकता है। तो अभी तक तो ये कोशिश है कि 9वें जायज़े को कंप्लीट किया जाए या 9वें 10वें जायज़े को कंबाइन कर लिया जाए और बजट के साथ उस पर बातचीत की जाए। लेकिन पहली हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि 9वां जायज़ा कंप्लीट हो और उसके बाद IMF का जायज़ा मिशन मई के आखिर में या जून के शुरू में आए, चूँकि आपको पता है कि 2nd वीक ऑफ जून में हुकूमत नए साल का बजट जो है वो पेश करना चाहती है। एक मुश्किल सूरत हाल है और दूसरी तरफ लेकिन IMF जो है वो किसी सूरत में भी ये नहीं चाहता कि हुकूमत IMF के प्रोग्राम से निकल कर बजट अनाउंस करे, चूँकि सबको पता है कि ये प्रोग्राम अगर सस्पेंड हुआ या नाकामी की सूरत में भी पाकिस्तान को एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, चूँकि अगले साल के दौरान जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स हैं इंक्लूडिंग डेट सर्विसिंग और करंट अकाउंट डेफिसिट वो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा की हैं। सब यानी कि कोई एडवेंचर का सोच नहीं रही है हुकूमत। पेट्रोल पर क्रॉस सब्सिडी पर पहले भी वजारत खजाना खिलाफ थी या दीगर मामला या रिलीफ बजट जो कि IMF की खिलाफ वर्जी करता है प्रोग्राम की, ऐसा कुछ नहीं सोच रही है हुकूमत। देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी है इस पे बुनियादी तौर पे हुकूमत ने MEFP के अंदर ये शामिल करवा दिया और एग्री कर लिया है IMF से कि वो प्रोग्राम ख़त्म होने तक कोई एडिशनल सब्सिडी जो है वो फराम नहीं करेगी। ये मैं समझता हूँ कि क्रॉस फ्यूल सब्सिडी का जो इशू है ये ब्रॉडली जो है वो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन अभी भी एक इशू है जो बाकी है और वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का। मैं उसमें भी जानना चाह रहा हूँ मतलब कि कोई $650 बिलियन का हमने करंट अकाउंट सरप्लस दिया है मुल्क ने, और इस महीने अभी जो अप्रैल के नंबर आए हैं उसमें कोई $8 अरब का सिर्फ तिजारती खसारा रह गया है, यानी कि कोई $1 अरब से ऊपर का करंट अकाउंट सरप्लस होगा। उसके बावजूद IMF नहीं कन्विंस हो रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पे मसला क्या है, जब IMF की टीम यहाँ पे थी तो उस टाइम वो कह रहे थे कि $7 बिलियन का गैप है। उसके बाद हुकूमत ये कहती थी कि नहीं ये $4 से $5 बिलियन होगा, लेकिन ये जब सरप्लस आया है तो फिर $6 बिलियन के गैप पे IMF एग्री हुआ और अभी $5 बिलियन के गैप पे पाकिस्तान और IMF के दरमियान ब्रॉडली एग्रीमेंट है। अब इस $5 बिलियन के गैप को फिल करना है। $3 बिलियन जो है वो हम कर चुके हैं, जिसमें $2 बिलियन एडिशनल सऊदी अरब की कंफर्मेशन है और $1 बिलियन UAE की है, लेकिन $2 बिलियन का अभी भी गैप है और $2 बिलियन में $700 मिलियन वर्ल्ड बैंक के और AIB के हैं। चूँकि $200 मिलियन AIB ने डाइवर्ट कर दिए हैं टुवर्ड्स फ्लड्स, तो वो $200 मिलियन जो वहाँ से जो है उन्होंने किए हैं डाइवर्ट, तो ये $700 मिलियन रह गए हैं। अब $1.3 बिलियन जो है वो हमने मैनेज करने हैं, जिसमें हम $300 मिलियन कह रहे हैं कि जो जिनीवा में प्लेजेस हुई थी वहाँ से आएंगे। $1 बिलियन का गैप अभी भी मौजूद है
उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो यूएई और दुबई बेस्ड बैंक्स हैं वो हुकूमत से कह रहे हैं कि पहले आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करें, चूंकि आपकी क्रेडिट रेटिंग भी ख़राब है और आईएमएफ से एग्रीमेंट भी नहीं है, तो इसलिए पहले एग्रीमेंट करें। आईएमएफ ये कह रहे हैं कि नहीं, आप उससे कन्फर्मेशन लेकर आएँ। तो ये चिकन एंड एग वाली सूरत हाल है, और ये $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान जब तक आईएमएफ को ये एश्योरेंस नहीं देगा उस टाइम तक जो है ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन टाइम लिमिटेड है, अगले 8 से 10 दिन में ये करना पड़ेगा, वरना प्रोग्राम डिरेल हो सकता है। बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा इमरान खान ने आज एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है, मगर उस एतराफ़ में अपने साथ साथ आला अदलिया को भी चार्जशीट कर दिया है। पिछले 5 साल के चीफ जस्टिस को चार्जशीट कर दिया है। तफसीलात रखेंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। इमरान खान ने आज ऐसा एतराफ़ी बयान दिया है कि अपने और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ खुद आला अदलिया के जजेस, खासतौर पर गुज़िश्ता 5 सालों में इस ओहदे पर रहने वाले चीफ जस्टिस को भी चार्जशीट कर दिया है। जिसे काजी फाइज ईसा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और सितंबर के बाद उन्होंने 1 साल से ज़ायद अरसे तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना है। मगर जैसे काजी फाइज ईसा को फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की वजह से आज तक बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ पीटीआई की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ हुई, बल्कि उनके अपने इदारे यानी जुडिशरी के अंदर से भी उन्हें सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ रहा है। और अपना वक़ार बहाल करने के लिए इस ताकतवर निज़ाम से उन्हें और उनकी अहलिया को हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अपनी ही अदलिया से एक लंबी लड़ाई लड़ना पड़ी है। और आज ये वक्त आ गया है कि इस साजिश के मरकज़ी मोहरे खुद मान रहे हैं कि जैसे काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस गलत था और इसका असल मकसद कुछ और था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जैसे काजी फाइसा पर असासे छुपाने का इल्ज़ाम लगाकर उनकी बरतरफी के लिए मई 2019 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेफरेंस भेज दिया था, जो बाद में एक लंबी कार्रवाई के बाद कलअदम करार पाया। उस दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस रेफरेंस का दिफा करती रही, 3 साल तक इसकी पैरवी करती रही। रेफरेंस मुस्तरद हो गया और नजरसानी की अपीलों का फैसला भी जस्टिस काजी फाइसा के हक में आ गया, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू फाइल कर दिया। लेकिन आज रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले इमरान खान ने इसका मलबा एक दफ़ा फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पर डाल दिया है और कहा है कि इस रेफरेंस का मकसद कुछ और था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने कई ब्रीफिंग्स में कहा कि टैंकों में तेल नहीं है। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का आर्मी चीफ है जो ये बात करता है। एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि क्या काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं हुई, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस कहाँ से आया होगा। काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस फैज़ हमीद से भी ऊपर से आया था। हमें तो बताया जाता था कि कानून सबके लिए बराबर है, काजी फाइसा से भी जवाब लेना है। बाद में हमें अंदाज़ा हुआ कि इसका मकसद तो कुछ और था। अब एक तरफ इमरान खान का यह बयान खुद उनकी हुकूमत की बेबसी का इकरार और इस्टेब्लिशमेंट पर चार्जशीट है, तो दूसरी तरफ यह बयान देकर इमरान खान ने खुद आला अदलिया को भी चार्जशीट कर दिया है। क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो तो खुद अदलिया के दायरा कार में आती थी और वो चाहती तो ये साजिश नाकाम बना सकती थी। मगर जो हकाइक सामने आए हैं उसके मुताबिक एक के बाद एक चीफ जस्टिस अपने साथी जज के साथ इस साजिश के खिलाफ खड़े होने के बजाय मुबैना तौर पर खुद भी इस साजिश में शरीक रहे। क्योंकि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद उनका वो फैसला था जिसमें उन्होंने फैज़ाबाद धरने से मुताल्लिक तहरीक लब्बैक के सियासी एजेंडे, हुकूमती नाकामी और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की निशानदही की थी। 2017 में इंतहा पसंद जमात ने नफरत अंगेजी का सहारा लेकर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते फैज़ाबाद पर धरना दिया, ट्रैफिक को जैम कर दिया, निज़ाम ज़िंदगी को मुअत्तिल कर दिया, जिसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। और फिर जस्टिस काजी फाइसा ने 2019 में इस केस का तफसीली फैसला जारी किया और तहरीक इंसाफ समेत फौज के किरदार पर सवालात उठाए और कार्रवाई की हिदायत की। और इस फैसले के कुछ ही अरसे बाद उस वक्त की हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो रेफरेंस इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर दायर किया गया। अब ये तो बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट इस पूरे मामले में मुलविस रही और इमरान खान की हुकूमत इसका सहूलतकार बनी रही, मरकज़ी मोहरा बनी रही। लेकिन मामला सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की हुकूमत तक महदूद नहीं था, बल्कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट भी इस अमल का बराबर का हिस्सा रही। उस वक्त से लेकर अब तक के चीफ जस्टिस साहिबान ने जस्टिस काजी फाइसा को किसी अहम सियासी और आइनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया। इस हकीकत के बावजूद कि वह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन और काबिल जजेस में शुमार होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने न सिर्फ जस्टिस काजी फाइसा को साइड लाइन कर दिया और फिर हम ख्याल जजेस और हम ख्याल बेंचेस की इस्तिलाहात सामने आई, बल्कि काजी फाइसा के करीब समझे जाने वाले और उनके नुक्ता नज़र के हामी जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी अहम सियासी और आइनी केसेस से दूर रखा गया। बल्कि हद तो यह है
कि जिन जजेस ने जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म के मुताबिक चलने वाली कार्रवाइयों को कलअदम करार दिया तो उन जजेस को भी यके बाद दीगरे साइड लाइन किया गया। जिस काजी फाइज़ा अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस पर बार बार ये मौक़िफ़ अपनाते रहे कि उनकी और उनके ख़ानदान की निगरानी की जा रही है, उनका डेटा लीक किया जा रहा है, मगर इन मामलात पर खुद अदालत की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे काजी फाइज़ा की अहलिया सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर कहती रही कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जिस दिन उनके वालिद का इंतकाल हुआ उसी दिन FBI ने उन्हें 9 नोटिस भेज दिए। FBI जब जस्टिस काजी फाइज़ा के ख़ानदान के टैक्स के मामलात पर इंक्वायरी कर रहा था तो FBI के मुतअद्दिद चेयरमैन को तब्दील कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के अपने चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज़ा को साइडलाइन किया। जनवरी 2019 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और मई 2019 को हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस दायर होने के बाद ही जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस काजी फाइज़ ईसा आमने सामने आ गए और जस्टिस काजी फाइज़ा ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया और उन पर एतराज़ उठा दिया और सदारती रेफरेंस पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। और बाद में जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइज़ा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत की, मगर जस्टिस उमरता बंदियाल के चीफ जस्टिस बनने से पहले और जस्टिस गुलजार के दौर में सुप्रीम कोर्ट में एक और अजीब वाक़या पेश आया। 2021 के आगाज़ में जब जस्टिस काजी फाइज़ा ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तरक्याती फंड के इजरा का नोटिस लिया तो फरवरी 2021 में उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और इस बेंच में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी शामिल किया गया। फिर 11 फरवरी की समाअत में बेंच के रुकन जस्टिस उमरता बंदियाल ने अदालत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ज़ाती हैसियत में जवाब मांगने पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब, क्या वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती हैसियत में जवाबदेह थे? वज़ीर-ए-आज़म को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त जवाबदेह हैं जब मामला उनसे मुतालिका हो। हुकूमत जवाबदेह हो तो वज़ीर-ए-आज़म से नहीं पूछा जा सकता। अटॉर्नी जनरल साहिब कोई गैर कानूनी हुक्म जारी ना करने दिया करें। अहम बात यह है कि दौरान समाअत जस्टिस काजी फाइज़ा ने कहा था कि मालूम नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म को सियासी इक़दामात पर आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। माजी में अदालतें वज़ीर-ए-आज़म को तलब करती रही हैं, मगर इस दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हम यहाँ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को कंट्रोल करने नहीं बैठे, हम मामला निपटा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और एक मुअज़्ज़िज़ जज एक मुकदमे में मुखालिफ फरीक हैं। चीफ जस्टिस के मामला निपटाने के रिमाज पर बेंच के जजेस उठकर चले गए और फिर बाद में जस्टिस गुलजार अहमद ने एक गैर मामूली फैसला जारी कर दिया कि जस्टिस फाइज़ ईसा को इमरान खान से मुताल्लिक केसेस ही नहीं सुनने चाहिए क्योंकि वो इमरान खान के खिलाफ ज़ाती तौर पर दरख्वास्त गुजार हैं। लिहाजा शफाफियत और गैर जानिबदारी के उसूलों का तकाजा है कि इंसाफ के मुफाद में यही होगा कि फाजिल जज इन मुकदमात की समाअत ना करें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुताल्लिक है। अहम बात यह है कि इमरान खान ने यह कहा भी नहीं था कि जस्टिस काजी फाइज़ा को उनके केसेस सुनने से रोका जाए, कोई एतराज़ भी सामने नहीं आया था। फिर भी जस्टिस फाइज़ ईसा को इमरान खान से मुताल्लिक मुकदमात सुनने से रोक दिया गया, यानी बगैर किसी शिकायत के। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक सीनियर जज को बताए बगैर, उन्हें सुने बगैर खुद ही ये फैसला दे दिया कि वो इमरान खान के मुकदमात नहीं सुन सकते और फिर इस फैसले से भी मुतल्लिका जज को मुतल्ला नहीं किया गया। बाद में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इस हवाले से अपना इख्तिलाफी नोट भी जारी किया था। सिर्फ यही नहीं, अगस्त 2021 को तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब इस्लामाबाद में कुछ सहाफ़ी जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के पास एक शिकायत लेकर गए कि कैसे उन्हें हुकूमती इदारे हुकूमती ईमा पर हिरासा कर रहे हैं, उन पर मुकदमात बन रहे हैं, इसलिए नोटिस लिया जाए। फिर 20 अगस्त को ही जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने FIA, पेमरा और IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए और सहाफ़ियों की दरख्वास्त को आर्टिकल 184(3) के तहत रजिस्टर कराने के लिए हिदायत जारी की और ये हिदायत भी जारी की कि अगली समाअत में यानी 26 अगस्त 2021 को यही बेंच ये केस सुनेगा। मगर उस दिन एक और दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई। 20 अगस्त 2021 को ही जस्टिस उमरता बंदियाल ने कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ लिया था क्योंकि उस वक्त के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बैरून मुल्क गए थे और जस्टिस उमरता बंदियाल को हल्फ देने वाले कोई और नहीं बल्कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा थे। लेकिन जस्टिस उमरता बंदियाल जैसे ही कायम मकाम चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने अगले ही दिन यानी 21 अगस्त 2021 को जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का 20 अगस्त 2021 को लिया गया सहाफ़ियों के हवाले से खुद नोटिस मुअत्तल कर दिया और इस पूरे मामले पर एक और लार्जर बेंच बना दिया। इस लार्जर बेंच में खुद उस वक्त के कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल थे, यानी मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस उस बेंच का हिस्सा थे, मगर जैसे काजी फाइज़ा नहीं थे। इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के सूमोटो इख्तियारात से मुताल्लिक समाअत करके जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खुद नोटिस को गलत करार दे दिया और सूमोटो के इख्तियारात चीफ जस्टिस तक महदूद कर दिए और लार्जर बेंच का यह फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया जिसमें तस्लीम किया गया कि माजी में भी
चीफ जस्टिस के अलावा इनफरादी जजेस ने सुमोटो नोटिस लिए हैं, मगर वो जजेस गलती पर थे। मगर इस फैसले के अंदर जहां यह तय किया गया कि सुमोटो इख्तियारात और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, वहीं ये भी तस्लीम किया गया कि इस हवाले से अदम तवाज़ुन का तासुर मौजूद है और चीफ जस्टिस ऐसे तरीक़े से काम करें जिससे अदम तवाज़ुन का तासुर ख़त्म हो। मगर फिर जो हुआ वो सबके सामने है। और फिर हाल ही में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बेंचेस की तश्कील और सुमोटो के इख्तियारात से मुताल्लिक ऑर्डर जारी किया कि जब तक इस हवाले से क़वाइद व ज़वाबित नहीं बन जाते तब तक ऐसे केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए। मगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 2 जजेस के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नोटिफिकेशन के ज़रिए मुस्तरद कर दिया गया। और फिर जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खत लिखा और हुकूमत ने रजिस्ट्रार की खिदमात वापस लेने का फैसला किया तो इस फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। आज तक वही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं। और सिर्फ यही नहीं, मौजूदा चीफ जस्टिस आजकल अपने साथी जजेस का दिफा करते नजर आ रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ मुतअद्दिद रेफरेंसेस फाइल होने के बाद उनके साथ खड़े हैं, उनकी ऑडियो लीक्स के बाद उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मौजूदा चीफ जस्टिस समेत किसी भी चीफ जस्टिस ने दिफा नहीं किया, बल्कि उन्हें साइड लाइन ही कर दिया गया। मार्च 2023 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बेंच में शामिल करने से मुतालिक रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें कि वो ट्रेस करें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल कर दें। यानी मार्च 2023 को चीफ जस्टिस ने कहा कि टैक्स का मामला मुतल्लिका अफसर देखें, टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। मगर दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जो पहला फैसला सामने आया वो 7-3 की अक्सरियत से था। और अहम बात यह है कि अक़लियत और अक्सरियत दोनों तरफ के जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस को कलअदम करार दिया था। मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अक्सरियती 7 जजेस ने यह फैसला दिया था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया एफबीआर के सामने अपने ज़राए आमदनी वाज़े करें और एफबीआर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करे। यानी एफबीआर को पाबंद किया गया कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़ानदान के टैक्स मामला देखे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल के मुख्तसर अक्सरियती फैसले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला एफबीआर को भेज दिया गया था और इसे तहकीकात का हुक्म दे दिया गया था। साथ ही एफबीआर को वक्त का पाबंद भी किया गया था और यह भी कहा गया था कि एफबीआर की तहकीकात का जायजा खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल लेगी। यानी जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रेफरेंस को तो कलअदम करार दिया, मगर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया से मुतालिक एफबीआर में एक नई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया और एफबीआर को इस कार्रवाई से मुतालिक वक्त का भी पाबंद कर दिया। लेकिन अब चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स आए हैं वो अहम हैं, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस आने पर उन्होंने कहा है कि टैक्स का मामला है तो मुतल्लिका अफसर को कहें कि ट्रेस करें, टैक्स के मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। बहरहाल जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने खिलाफ इस फैसले पर नज़रसानी की अपील दायर कर दी थी और ये नज़रसानी की अपील जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम खान, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुनी। जबकि जस्टिस मकबूल बाक़िर, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से तहरीर करदा सुप्रीम कोर्ट का 19 जून 2020 का मुख्तसर फैसला ख़त्म कर दिया था और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और उनके ख़ानदान के खिलाफ चलने वाली तमाम कार्रवाइयों को रोक दिया था और यूँ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ कलअदम हो गई थी। मगर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस हवाले से अपना अक़लियती फ़ैसला तहरीर किया, जिसकी 3 जजेस ने हिमायत की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने अक़लियती फ़ैसले का आगाज़ कुरानी आयात से किया और फिर लिखा कि एक आला अदालत का जज एक ख़ास फोरम को जवाबदेह है जो जजेस के मिसकंडक्ट की शिकायत से मुताल्लिक बनाया गया है। इसलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उनकी जायदादों की सोर्स ऑफ फंडिंग से मुताल्लिक सवालात कानूनी और मुतालिका हैं। जजेस दूसरे लोगों की तरह अपनी गलतियों और भूल चूक के जवाबदेह हैं। मौजूदा केस में ऐसा मवाद मौजूद है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वजाहत तलब है और ये वजाहत देनी चाहिए ताकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और अदालत की साख पर उठने वाले शुकूक व शुबहात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इन बातों के पेश नज़र तमाम नज़रसानी अपीलों को मुस्तरद किया जाता है। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस से मुताल्लिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़यालात थे, मगर अब जब सुप्रीम कोर्ट के एक और जज के कंडक्ट पर सवालात उठ रहे हैं
और जिनके खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर चुकी है और मजीद मुतादिद रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। टैक्स का मामला है तो मुतल्लिक अफसर को कहें कि जाके ट्रेस करे और टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल कर दें। हालांकि जैसे काजी फैसल से मुताल्लिक ना तो कोई मुबैना ऑडियो लीक सामने आई थी, ना ही उन मुबैना ऑडियोज़ में बेंच के हवाले से मामलात सामने आए थे, और ना ही बार काउंसिल्स ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था और तहकीकात का मुतालबा किया था। और जैसे काजी फैसल और उनकी अहलिया ने पूरी बैंकिंग ट्रेल भी दी थी कि कैसे पैसे बैंकिंग चैनल से भेजे गए। लेकिन इस पूरे मामले में एक दिलचस्प पहलू भी है, और वो पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने जब जैसे काजी फैसल के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ ख़त्म की तो इमरान खान की हुकूमत ने मई 2021 में उस फैसले के खिलाफ एक क्यूरेटिव रिव्यू फाइल कर दिया। अलबत्ता क्यूरेटिव रिव्यू की नज़ीर पाकिस्तान की अदालती तारीख में नहीं मिलती, लेकिन बाद में नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत आई और 30 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने का फैसला किया और फिर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करके क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया और अब 1 महीना होने वाला है, लेकिन अब तक ये फैसला जारी नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, आज तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के दिफा में रिमार्क्स देते हैं कि किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर होना उसे काम करने से नहीं रोक सकता, लेकिन जस्टिस फैसल के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से लेकर रेफरेंस के अख्तिताम तक उन्हें काम से रोका गया, खुली अदालत में उन्हें बेंचेस से अलहदा किया गया और आज तक उन्हें और उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा ना बनने वाले जजेस को साइडलाइन किया जा रहा है। और अब इमरान खान जिन्होंने जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ रेफरेंस बनाया, चलाया, उसकी ओनरशिप ली, मीडिया मुहिम चलाई, वो आज ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये रेफरेंस बनाया था, मगर क्या 2019 से लेकर अब तक के चीफ जस्टिस ये बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पर जस्टिस काजी फैसल को साइडलाइन किया, आज तक किया हुआ है और उन्हें अहम मुकदमात से दूर रखा और आज तक रखा हुआ है। इमरान खान का ये इंकिशाफ उन तमाम चीफ जस्टिस की साख पर सवालात उठा रहा है। इस हवाले से हमने साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया, मगर इन दोनों जजेस ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम लाइव है, वो जवाब देना चाहें दे सकते हैं, कल आकर दे सकते हैं। एक तरफ ये लंबी चार्जशीट है जो इमरान खान के बयान के बाद जस्टिस काजी फैसल से मुताल्लिक अदलिया के किरदार पर सवालात उठाती है, जबकि दूसरी तरफ खुद इमरान खान भी इस संगीन जुर्म से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ अपनी हुकूमत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। मुसलसल इस रेफरेंस का दिफा किया जाता रहा, 3 साल तक इसकी पैरवी की जाती रही और अब इमरान खान इस मामले से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि इस रेफरेंस के पीछे उनका किरदार नहीं था। हालांकि तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं कि इमरान खान ही के इसरार पर यह रेफरेंस फाइल किया गया था। गुज़िश्ता साल अप्रैल में इमरान खान ने इसकी जिम्मेदारी उस वक्त के वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम पर डाल दी, तो फ़रूग नसीम ने दावा किया कि यह रेफरेंस वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता था और वज़ीर आज़म ने इस रेफरेंस के लिए इसरार किया था। और फिर साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फ़रूग नसीम को मुखातिब करते हुए कहा कि उन्हें तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि काबीना में उनकी मुखालफत के बावजूद फ़रूग नसीम इस मामले पर इसरार करते रहे। तो फ़रूग नसीम ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए याद दिलाया कि रेफरेंस काबीना के ज़रिए तो गया ही नहीं था। फवाद चौधरी काबीना के वो मिनट्स दिखा दें जिसमें उन्होंने मुखालफत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो खुद रेफरेंस दायर करने का कहा था। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी गलती थी कि जस्टिस फैसल के खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और मुझे मिसगाइड किया गया। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आपने बाकायदा इसरार किया, वरना यहाँ तक भी डिबेट हुई कि ये जो बार एसोसिएशन है बुकला का काम है, अगर इस किस्म की कोई चीज़ आई भी है हुकूमत का काम नहीं है, मगर आपने इसरार करके ये काम कराया, आपने मिसगाइड किया वज़ीर आज़म इमरान खान को जस्टिस फैसल के खिलाफ। देखें टोटल नॉनसेंस। अब देखें मुझे पुश कर रहे हैं ना, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ। मैं 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब जिंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। अच्छा, अब बात सारी ये है कि मुझे क्या पड़ी थी, डिसीजन मेकर तो इमरान खान साहब थे, सदर पाकिस्तान थे, ये सारा गलत है। इससे पहले खुद साबिक DGFIA बशीर मेमन ने 28 अप्रैल 2021 को हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान चाहते थे कि FIA जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ केस तैयार करे। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप हिम्मत करो और मतलब कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि केस क्या है। जब गए शहजाद अकबर के कमरे में तो उधर जाकर के उन्होंने यही बात की कि जस्टिस काजी फैसल के खिलाफ केस बनाना है। फिर वहाँ से हम तीनों, मैं, आज़म, शहजाद अकबर साहब, हम मिलकर गए फ़रूग नसीम साहब के ऑफिस में, जहाँ पे अशफाक भी मौजूद थे। फ़रूग नसीम साहब भी कन्विंस थे कि ये बनना चाहिए और आप ये रोल अदा करो। मैंने कहा भाई FIA नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम जुडिशल
प्रेसिडेंशियल काउंसिल का काम है ये। उन्होंने कहा कि नहीं मिल के कर लेंगे और FBI और आप मिलकर करो और ये जो भी है, लेकिन आई रिफ्यूज्ड। मुझे FIA नहीं करेगी एज एन इंस्टीट्यूशन, हम अपने आप को ख़राब नहीं कर सकते। हुकूमत जाने के बाद गुज़िश्ता साल पहली बार जब इमरान खान जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस से मुतालिक अपनी पोजीशन से पीछे हट गए तो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपनी पोजीशन से पीछे हट गए। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी और करीबी दोस्त जुल्फ़ी बुखारी ने भी हमारे प्रोग्राम में जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस का दिफा किया। मुल्क में एक सुप्रीम कोर्ट के जज और उनकी अहलिया बाकायदा तौर पर, जिनको इस वक्त मेडिकली भी वो फिट नहीं हैं, उनके वालिद की डेथ हुई, वो FBR को भुगत रही हैं। उनके बच्चे बाहर हैं, वो भी उस तरीके से रेमिटेंसेस भेजते होंगे जिस तरीके से आप कह रहे हैं। एक्सपेट्रिएट्स हैं जिनको इज्जत मिलनी चाहिए, जो आप कह रहे हैं, वो FBR भुगत रहे हैं। तो आप जब बात आती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने दोस्तों की और अपनी काबीना की, तो फिर ये सारे के सारे कि जी दुनिया क्या चाहती है और दुनिया और कानून क्या कहता है, फिर कानून के तहत दूसरों को नहीं देखते, वो दूसरों के लिए एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनाते हैं वो। तो आप लोगों के लिए भी उस नैरेटिव में क्या जगह है? आप लोग फिर कानून की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक इनकम्पेरेबल कंपैरिजन आपने की है जो मुनासिब ही नहीं है। एक इंसान जज है, उनकी इनकम सारी यहाँ अंदर है पाकिस्तान के अंदर, उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि साबित करे कि आपने बाहर, अगर मैं अभी इंग्लैंड में या पाकिस्तान में कोई चीज़ ख़रीदूँ उसके बाद आप लोगों का पूरा हक है मुझसे पूछना कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, कब आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर था जब मैंने कोई इन्वेस्टमेंट की। मगर जैसे काजी फाइसा और उनकी अहलिया ने पैसे पाकिस्तान से बैंकिंग चैनल के जरिए जाने की पूरी मनी ट्रेल दिखा दी थी। इसके अलावा जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस वक्त के वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने जैसे काजी फाइसा पर सख्त तनकीद की थी और अपने ट्वीट में लिखा कि एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के एक अंडर ट्रायल जज की तकरीर सुन रहे हैं, अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन होगी के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ें, मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाज़ा हो जाएगा। मगर अब जब जस्टिस काजी फाइज ईसा को रवा साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना है और उनसे मुतालिक इमरान खान समेत पूरी तहरीक इंसाफ ने यू-टर्न ले लिया है, तो फवाद चौधरी भी अपनी पुरानी पोजीशन भूल गए हैं और अपने एक हालिया इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारा जस्टिस काजी फाइसा के साथ एहतराम का ताल्लुक है, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं करना चाहिए। हुकूमत चली गई, ताकत और इख्तियार नहीं रहा, तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो गलती थी और उसके पीछे हमारी हुकूमत नहीं थी बल्कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। मगर जब ताकत और इख्तियार था तो यही PTI हर हद तक गई कि जस्टिस काजी फाइसा किसी तरह अपने ओहदे से बरतरफ हो जाए। यही वजह थी कि अप्रैल 2021 में जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस पर नज़रसानी की अपीलों का फैसला उनके हक में आया तो तहरीक इंसाफ ने यहीं पर रुकने के बजाय इस फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया, जिसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं थी। और आम बात यह है कि ये क्यूरेटिव रिव्यू मई 2021 में दायर किया गया और उस वक्त जनरल बाजवा को तौसी मिले हुए तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका था। लेकिन अब इमरान खान मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तौसी मिलने के बाद बदल गए थे और उन्हें जनरल बाजवा के अज़ाइम का अंदाज़ा हो गया था। तो फिर सवाल यह है कि यह सब जानते बूझते हुए भी इमरान खान ने क्यों जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ मई 2021 में क्यूरेटिव रिव्यू फाइल किया था? अगर ये सब इमरान खान जनरल बाजवा के डिक्टेशन पर कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर और बेदाग जज का करियर मज़ीद ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे और दावा करते हैं कि वो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहे हैं। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।